Hello dear students, my name is Kailash Chandra. Today we are going to talk about the cell. As you all know that cells are the basic units of life, basic structural as well as basic functional unit of life. Without cell there is no life. अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। एक टिपिकल एनिमल सेल की अगर बात करें तो उसमें मतलब अगर ह्यूमंस को ले लें तो उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमेटिक सेल्स जिसको बादी सेल्स कहा जाता है, और होते हैं जर्म सेल्स जिनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है और सेक्स सेल भी कहा जाता है। जो सोमेटिक सेल्स हैं मतलब बाकी के सारे सेल जो है वो सोमेटिक सेल हैं एक्सेप्ट जर्म सेल जो कि गोनाड्स में मौजूद होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें ओवरीज में होते हैं और अगर मेल्स की बात करें तो टेस्टिस में मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि सेल की स्ट्रक्चर की तो उसमें ये सारे ऑर्गेनील्स और ये दो स्ट्रक्चर्स आती हैं। एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल की आउटर कवरिंग है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जो कि फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। तो उस फ्लूइड को और ऑर्गेनील्स को मिला के हम एक ड्रम देते हैं जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर उस साइटोप्लाज्म से आप ऑर्गेनील को रिमूव कर दें, सारे ऑर्गेनील्स को रिमूव कर दें तो जो फ्लूइड पोर्शन बचेगा उसको साइटोसोल कहेंगे हम। तो ये जो ऑर्गेनील्स हैं ये सारे सेल के टिपिकल एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है और लिपिड्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेजर जो टाइप है वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मतलब इसमें लिपिड है और फास्फोरस मौजूद है, उसको कहते हैं फास्फोलिपिड। और दूसरा टाइप है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। और तीसरा अगर टाइप देखें तो वो है ग्लाइकोलिपिड। ये तीन टाइप्स हैं लिपिड के जो कि मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ना कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में ये जो सारे ऑर्गेनील्स हैं अगर ये मेम्ब्रेनस है मतलब इनकी मेम्ब्रेन है तो वो लिपिड की बनी हुई होती है और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल वो होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें या उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि ये क्रॉस करते हैं पूरी मेम्ब्रेन को। और दूसरा जो टाइप है वो है पेरिफेरल मतलब सरफेस पे या आउटर सरफेस या इनर सरफेस। अगर ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन जो है आपको पता होगा कि फास्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है मतलब दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर नहीं दो लेयर्स होती है, इसलिए इसको कहते हैं बाई लेयर। अगर ये बाई लेयर मतलब आप इसकी थिकनेस अगर देखें तो ये थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की। अगर कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे मतलब अगर ये प्रोटीन है जो कि क्रॉस कर रहा है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर है, पूरा क्रॉस कर रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन है जो कि सिर्फ सरफेस पे है या अंडर सरफेस पे है या अपर सरफेस पे है तो उसको कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन मतलब सरफेस पे। पेरीफेरी मीन्स सरफेस। ये दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। और लिपिड्स मतलब लिपिड्स और प्रोटीन मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं सेल के इनसाइड वो सारी लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनकी डिटेल में बात करते हैं हम। ये जो सेल मेम्ब्रेन है मैंने आपको बताया कि ये फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। मतलब लिपिड्स ये तीन टाइप्स हैं लिपिड्स के और प्रोटीन्स के दो टाइप मैंने आपको बताया जो कि इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स थे। अब ये कैसे फास्फोलिपिड बाई लेयर होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट हम अगर देखें कि अगर ये बाई लेयर है तो इसमें कैसे मतलब फास्फोलिपिड ये फास्फेट है, ये फैटी एसिड चेन्स है, ये फास्फोरस है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी फास्फोरस है। इस तरह से मतलब इस तरह से ये फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके बाई लेयर में दो लेयर्स बनाते हैं जिनको कहते हैं फास्फोलिपिड बाई लेयर। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनके बीच में होते हैं। मतलब अगर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन है तो यहाँ पे हो सकता है कि इसके बीच में ये इनको क्रॉस करे। ये पूरा प्रोटीन है इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अगर कोई पेरिफेरल प्रोटीन होगा तो सरफेस पे होगा या इस सरफेस पे होगा या इस सरफेस पे होगा।
जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली एंजाइम्स के तौर पे वर्क करते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल्स के तौर पे वर्क कर सकते हैं, या रिसेप्टर हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जिस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है सेल की, अगर वो मतलब मेम्ब्रेनस है, मतलब उनकी अगर मेम्ब्रेन है तो वो सेम सिमिलर होगी जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब लिपिड्स भी होंगे और प्रोटीन्स भी होंगे। उसके बाद अगर साइटोप्लाज्म की आप अगर बात करें तो उसमें फ्लूइड पोर्शन होता है, मतलब वाटर होता है, डिसॉल्व मतलब सॉल्यूट्स होते हैं, और ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं ये उसमें मौजूद हों अगर, तो उसको पूरे को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अगर ये ऑर्गेनेल्स सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, अगर सारे आप रिमूव कर दें साइटोप्लाज्म से, तो जो फ्लूइड पोर्शन बचेगा उसको कहते हैं साइटोसोल। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। जैसे हमारी पूरी बॉडी को जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह से अगर सेल की बात करें तो सेल को जो सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनेल होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है न्यूक्लियस में जो कि कंट्रोल करती है पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को? उसमें आपको पता होगा कि इसमें डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर ऐसा कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, जो कि पूरी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसको डिटेल में हम ये 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर ये सेल है तो इसके बिल्कुल सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसका भी अगर न्यूक्लियस का भी अगर सेंटर देखें तो उसमें एक रीजन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये रीजन है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये जो रीजन है न्यूक्लियोलस, इसमें मतलब आरएनए मौजूद होता है, और मतलब यहाँ से राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। तो कौन सा आरएनए होगा आप सोचें? राइबोसोमल आरएनए होगा, तभी राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं उसमें एक राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। तो मतलब ये जो राइबोसोम्स बनते हैं ये न्यूक्लियोलस रीजन से बनते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस का। तो ये यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करवाते हैं राइबोसोम की। उसके बाद अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब ये एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे इसके दो रीजन्स होते हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ। इसकी अगर बात करें तो एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। ऐसा रीजन जिसपे राइबोसोम्स अटैच हों वो होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और ऐसा रीजन या ऐसा पार्ट जहाँ पे राइबोसोम्स ना हो तो उनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो स्मूथ है वहाँ पे लिपिड सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस की। तो जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बनती हैं उनकी पैकेजिंग कहाँ होती है? वो होती है गोल्गी एपैरेटस में। मतलब आप कोई भी चीज़ मार्केट में खरीदते हैं तो वो आपको मतलब ऐसे हाथ में तो नहीं देते, उसको शापर में या किसी चीज़ में पैक करके देते हैं। इसी तरह से सेल में जो भी चीज़ें बनती हैं वो मतलब उसकी पैकेजिंग होती है, वो होती है गोल्गी एपैरेटस में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। वहाँ से पैकेजिंग होके वो वेसिकल्स में बाउंड होके फिर सेल में ट्रांसफर होती हैं, या सेल के अंदर नीड होगी या सेल के बाहर, तो उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर दे देंगे। उसके बाद लाइसोसोम जो है वो गोल्गी एपैरेटस से बनते हैं, और इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो अगर डैमेज हो गई है, प्रोटीन डैमेज हो गए तो उनको मतलब डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनेल होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है। बाकी जो इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, और जो सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर होती है वो होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करवाते हैं। जैसे लाइसोसोम्स की हमने बात की कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करवाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें इंट्रासेलुलरली मौजूद होती हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लाइसोसोम्स की बात की तो ये गोल्गी एपैरेटस से बनते हैं, और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। और अगर पैराक्सीसोम की बात करें तो ये गोल्गी एपैरेटस से नहीं बनते, ये सेल्फ रेप्लिकेटिव है, लेकिन इनमें जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट हैं लाइसोसोम से। उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इसमें ऑक्सीडेजेस होंगे जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं। डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इनके मतलब फंक्शंस जो हैं वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अगर सिक्रेटरी वेसिकल्स की बात करें तो मतलब गोल्गी एपैरेटस से मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बनती हैं वो गोल्गी एपैरेटस में पैक होती हैं। वो पैक किस सूरत में होती हैं? वो सिक्रेटरी वेसिकल्स की सूरत में पैक होके सीक्रेट होती हैं। मतलब सिक्रेटरी वेसिकल्स जो है वो भी गोल्गी एपैरेटस से बनती हैं। उसके बाद अगर साइटोस्केलेटन की बात करें
तो ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटन है, जैसे उसमें बोन्स आती हैं या उसमें कार्टिलेजेस या जो भी चीज़ें आती हैं जो कि स्केलेटन बनाती है हमारी बॉडी का, वो पूरी जनरल बॉडी का है। लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ होती है, उनका कौन सा स्केलेटन होता है, वो होता है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन स्केलेटन, सेल का स्केलेटन उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक मतलब फाइबर्स वगैरह आते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। अगर साइटोस्केलेटन की बात करें तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, उसमें माइक्रोफिलामेंट्स आती हैं और उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 जो मतलब एक ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मीन स्मॉल डायमीटर वाले ट्यूब्स हैं, उनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दूसरे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, मतलब बिल्कुल थिन जो है वो फाइबर्स हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ कदरचक होते हैं फाइबर्स, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सारे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और जो कि मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, मतलब सेल का स्केलेटन बनाते हैं, तो सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद अगर आप सेंट्रोसोम की बात करें तो मतलब ये डिवाइड होकर सेंट्रियोल्स बनाते हैं, जो कि सेल की डिवीजन के टाइम पे फाइबर्स उससे निकलते हैं और क्रोमोसोम्स को खींचते हैं अपनी तरफ। ये थे सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स। और डिफरेंट सेल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।